अगर आप 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर नहीं सीखते हैं अपने इतिहास से, तो आपको माफ कीजिएगा, कोई नहीं बचा सकता। वो होगा, वो होके रहेगा अगर आप सीखेंगे नहीं। ये बात आप मेरी मान लीजिए, लिख के रख लीजिए आप ये बात। आप जब हमेशा याद रखिए, इतिहास उन्हीं पे दोहराया जाता है जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं। हिस्ट्री उन्हीं पे रिपीट होती है जो अपने इतिहास से सीखते नहीं है। ये पता नहीं क्या हमारी गवर्नमेंट को जो है शौक चढ़ा है, हम बुद्ध का देश है, हम बुद्ध का देश है। अरे अशोक ने तलवार छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, उसका नतीजा ये हुआ था कि हम इतने कमजोर हो गए थे कि बाहर से तुर्क और मुगल आए और उन्होंने इस देश में क्या करा। विश्व गुरु तो हम तब भी थे ना। मेरी बातें माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको कड़वी लग सकती है पर सच है। अरे विश्व गुरु तो हम तब भी थे ना। हम अपने बड़े फख्र से कहानियां सुनाते हैं, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी जो इतने दिन तक किताबें जलती रही। अरे विश्व गुरु बन के क्या पा लिया आपने? उसी विश्व ने आपको गुलाम बनाया। 1000 साल से ज्यादा ये सनातनी सभ्यता जो है गुलाम रही। बाहरी आक्रांताओं की रही कि नहीं रही, आप बोलिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा, हमें विश्व शक्ति बनना है, ठीक है। हम चलेंगे तो हम राम जी के आदर्श पे चलेंगे, हम चलेंगे तो कृष्ण जी के आदर्श पे चलेंगे। अगर बुद्ध के आदर्श पे चलेंगे तो वही होगा जो पहले हुआ था। फिर आप सुनाते रहिएगा किससे, हमारे पास तो इतना ज्ञान था, हम तो इतने सिविलाइज थे, जब हमारी लाइब्रेरियों में आग लगी तो इतने इतने दिनों तक आगे ही जलती रही, आगे नहीं बुझी। इतना हमारे पास लिटरेचर था तो क्या हुआ उस लिटरेचर का? ज्ञान के साथ शक्ति का संतुलन होना जरूरी है। हम माफ कीजिएगा, हम बुद्ध का देश नहीं, हम भगवान श्री राम जी का देश है, हम भगवान श्री कृष्ण जी का देश है। चले जाएंगे। अमेरिका अपने आप को टार्जन बना फिर रहा था, भैया वेनेजुला पे हमने अटैक कर दिया, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले आए है, उनकी फर्स्ट लेडी को उठा के ले आए। तो वो सोच रहा था कि अपने उनको है डोनाल्ड ट्रंप को कि मतलब कि छाती पीटने वाली आदत पर टार्जन बन रहे थे। तुम क्या टार्जन बन रहे थे? रेगिस्तान है, नो डाउट है, पर पहाड़ी इलाका, और जब भी माउंटेन में जो है वॉर होती है तो कैजुअलिटी की जो है संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दुश्मन अगर कम संख्या में भी होता है तो बड़ी सेना को रोकने में भी जो है सक्षम रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी विजिबिलिटी काफी दूर तक रहती है, ठीक है। वो आपको आते हुए देख सकता है, पर आप अगर आप ज्यादा हाइट में होकर आप नजदीक में है तो आप यही देख पाएंगे ना, आप ज्यादा दूर तक देख नहीं पाएंगे। और वो दुश्मन जो है अगर वो यहाँ पे है, टॉप में बैठा और ये कोई यहाँ पे है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं कौन आ रहे हैं, कितनी नफरी कितनी संख्या में आ रही है, क्या हरकत हो रही है। आप सब कुछ वो नोट डाउन कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो इसको दोस्तों, इस युद्ध में काफी हालात जो है वो दिलचस्प होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जो अमेरिका की सुपर पावर की जो इमेज थी वो हर गुजरते पल के साथ जो है वो टूटती जा रही है और वो खत्म होती जा रही है। हमारे देश में जो है फिलहाल जो है एलपीजी की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वो जो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो नजर भी आ रही है वो इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि हम लोग जो है एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है खबरें जो चलती है, प्रोपेगेंडा चलते हैं, उसमें पता नहीं क्यों फंस जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। जो अभी केवल शॉर्टेज दिख रही है वो केवल इस वजह से शॉर्टेज दिख रही है कि हम लोग अपने पैनिक के चक्कर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी कि जैसे ठीक कोविड की डेल्टा वेव जो सेकंड वाली वेव आई थी, उस टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है स्टॉक करके रख लिए थे। अमेरिका हमेशा आप देखते हैं कि वो बात करता है कि बोलते हैं कि ह्यूमन लॉज की बात करता है, वो बात करता है कि अगर आप अमेरिका के बारे में बात करो तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो उस समय ह्यूमन राइट्स कहां गए थे? इजराइल की एजेंसी मोसाद के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जो भी कुछ निकल के आता है, जो भी कुछ है, जितना मैंने जाना है, तो वो इजराइल जो है, मोसाद जो है वो 20 साल आगे की सोचता है। ठीक, यूएस जहां अभी तक कह रहा था कि उसने वॉर को खत्म कर दिया है, अब वही जो है अपने साथी देशों से मदद मांग रहा है, फ्रांस से मदद मांग रहा है कि भैया आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए अपने अपने नेवल शिप भेजिए। वहीं इंडिया ने इसमें मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम इंडिपेंडेंटली अपने काम खुद कर लेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो जो है 21 मील चौड़ी है वो, ठीक है। और उसमें से भी जो मेन रास्ता है जहां पे भारी टैंकर निकल सकते हैं, मतलब कि हैवी टैंकर्स निकल सकते हैं, वो केवल 2 मील चौड़ी है, ठीक है। तो 2 मील मतलब आप समझ सकते हैं है कि तो वहां से अगर कोई शिप निकलेगी तो वहां पे जो है उस शिप को अटैक करना, और वो भी खास तौर से जो क्रूड ऑयल से भरी हो या गैस से भरी हो, उस पर हमला करना कितना आसान है ना। यही जो है ईरान का मोटिव भी है कि यही दिखाना है कि ये जो लड़ाई है ये ईसाइयों और यहूदी जो है मिलके जो है इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूरोप जो है अपनी प्रॉक्सी बना के यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ा के यूक्रेन से जो है लड़ रहा था। इनका प्लान था कि हम जो है रशिया को इतना वीक कर देंगे कि ये रशिया दोबारा टूटने के कगार पे आ जाएगा। क्योंकि इंडिया का अगर आप कंपैरिजन अगर यूरोप से करेंगे तो आज की डेट में
हम इंडियन जो है यूरोपियंस के मुकाबले काफी सेफ है एनर्जी के मामले में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि इस राष्ट्रवादी नैरेटिव को हम और ज्यादा आगे बढ़ा पाए। जय हिंद। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, हमारा जैसे आप जानते हैं कि हमेशा उद्देश्य रहा है नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। तो हम बात कर रहे थे, आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी देखा था किस तरीके से हम बात कर रहे थे ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बारे में। तो देखो दोस्तों, इस युद्ध में काफी हालात जो है वो दिलचस्प होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जो अमेरिका की सुपर पावर की जो इमेज थी वो हर गुजरते पल के साथ जो है वो टूटती जा रही है और वो खत्म होती जा रही है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी इंडिया के जो है 2 एलपीजी कैरियर्स निकले थे, एक शिवालिक थे, एक नंदा देवी था। ठीक है, इसके अलावा एलपीजी का समझौता जो है वो कनाडा के साथ हो चुका है। कनाडा से भी शिप आएंगे, रशिया से आने में थोड़ा टाइम लगता है, वहां से भी आएंगे। तो हमारे देश में जो है फिलहाल जो है एलपीजी की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वो जो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो नजर भी आ रही है वो इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि हम लोग जो है एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है खबरें जो चलती है, प्रोपेगेंडा चलते हैं, उसमें पता नहीं क्यों फंस जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। जो अभी केवल शॉर्टेज दिख रही है वो केवल मात्र इस वजह से शॉर्टेज दिख रही है कि हम लोग अपने पैनिक के चक्कर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी कि जैसे ठीक कोविड की डेल्टा वेव जो सेकंड वाली वेव आई थी, उस टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है स्टॉक करके रख लिए थे। उससे हुआ क्या था कि जिसको जरूरत है उसे मिल नहीं पा रहा था और किसी ने जो है बिना जरूरत के अपने पास स्टॉक करके रखे हुए थे। तो सेम थिंग वही हो रही है कि खत्म हो गया तो क्या होगा, और खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर खत्म होगा तो खत्म हो ही जाएगा ना। आप एक सोच की बात चलिए, आप अपने घर में 4 सिलेंडर अगर स्टॉक करके रख लेंगे तो उससे आप कितने दिन चला लेंगे जब एलपीजी खत्म ही हो जाएगी? तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद तो ऐसा काम मत कीजिए। कुछ लोग काला बाजारी के चक्कर में है कि और पैसा कमा ले, पैनिक का फायदा उठाए, आपदा में अफसर ढूंढने वाले जो कुछ लोग हैं उस तरीके से करते आए हैं और वो जमा करते आए। देखिए दिक्कत क्या है, देखिए यूएस जहां अभी तक कह रहा था कि उसने वॉर को खत्म कर दिया है, अब वही जो है अपने साथी देशों से मदद मांग रहा है, फ्रांस से मदद मांग रहा है कि भैया आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए अपने अपने नेवल शिप भेजिए। वहीं इंडिया ने इसमें मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम इंडिपेंडेंटली अपने काम खुद कर लेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो जो है 21 मील चौड़ी है वो, ठीक है, और उसमें से भी जो मेन रास्ता है जहां पे भारी टैंकर निकल सकते हैं, मतलब कि हैवी टैंकर्स निकल सकते हैं, वो केवल 2 मील चौड़ी है। ठीक है, तो 2 मील मतलब आप समझ सकते हैं है कि तो वहां से अगर कोई शिप निकलेगी तो वहां पे जो है उस शिप को अटैक करना, और वो भी खास तौर से जो क्रूड ऑयल से भरी हो या गैस से भरी हो, उस पर हमला करना कितना आसान है ना। आप छोटे से रॉकेट लॉन्चर या छोटी सी बोट से भी इतना कम दूरी है कि आप आराम से उसे हिट कर सकते हैं। एक बार आप उसे हिट करेंगे तो फिर आपको पता है, और अगर वहां डूब जाएगी, अगर बड़े बड़े जहाज जो है एक ही जगह में डूब जाते हैं तो फिर वो पूरा जो है उसकी विड्थ इतनी नहीं रह पाएगी कि उससे और जहाज जो है वो निकल सके। तो पूरा का पूरा स्टॉक, माफी चाहूंगा, पूरा का पूरा स्टॉक हो जाएगा। और देखिए अगर आप बोलते हैं कि तो ये थी कहानी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका ने सोचा नहीं था, उन्होंने सोचा था कि जैसे पहले उन्होंने 12 डेज की वॉर करी थी वैसे ही वो करेंगे, निकलेंगे और चले जाएंगे। अमेरिका अपने आप को टार्जन बना फिर रहा था, भैया वेनेजुला पे हमने अटैक कर दिया, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले आए है, उनकी फर्स्ट लेडी को उठा के ले आए। तो वो सोच रहा था कि अपने उनको है डोनाल्ड ट्रंप को कि मतलब कि छाती पीटने वाली आदत, बहुत टार्जन बन रहे थे। तुम क्या टार्जन बन रहे थे? ठीक है, ईरान में भी आपने ये करा है। अमेरिका हमेशा आप देखते हैं कि वो बात करता है कि बोलते हैं कि ह्यूमन लॉज की बात करता है, वो बात करता है कि अगर आप अमेरिका के बारे में बात करो तो
ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो उस समय ह्यूमन राइट्स कहाँ गए थे? रशिया के लिए अमेरिका कहता है कि ये वॉर क्रिमिनल है, इन्होंने निर्दोषों को मारा है। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका भी जो है सेम वही कर रहा है, और रशिया से कई ज्यादा बदतर उससे कर रहा है। उसका केवल मोटिव था कि बोलते कि वर्ल्ड के तेल पे कब्जा करना, जो अब होता नहीं दिख रहा है। इस समय अमेरिका की वही हालत हो गई है जैसे हाथी की सूंड में चींटी घुस जाती है। ठीक है, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का वो इलाका है, वो वही इलाका बन गया है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया जैसे चौड़ा इलाका है 2 मील लंबा, जिससे जो है कि हैवी शिप्स गुजर सकते हैं। ठीक, और अगर वहां पे जो है उसे आराम से जो है हिट करा जा सकता है, तो यही एक कारण है कि जिस वजह से अमेरिका फंसा हुआ है। और अभी देखिए, उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने सोचा था कि हम जो है ईरान की जो लीडरशिप को खत्म कर देंगे, उसके बाद वो जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से उन्होंने जो है अपने इंडिपेंडेंस जो है वो अपनी 31 स्टेट्स में जो है IRGC के अपने जो है कंटिन्यूसली जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट वो करा था। उन्होंने कहा था कि आप जो तेहरान से अगर ऐसा होता है तो आपके पास अपना ऑर्डर, आपका जो है पूरा प्लान आपके पास क्लियर है कि आपको क्या करना है। आप जो है तेहरान से ऑर्डर आने का इंतजार नहीं करेंगे और आप जो है सीधा अपनी कार्रवाई पे लग जाएंगे अगर टॉप लीडरशिप जो है खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से हो रहा है और वही जो है चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मोज़ेक वाली जो उनकी वो थी डॉक्ट्रिन, उस हिसाब से जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और देखिए इसमें दोस्तों जो इजराइल लड़ रहा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ईरान का क्लियर कहना था, ना ही उससे बॉर्डर मिलता है, पर उनका क्लियर कहना था कि भैया कि हाँ डेथ टू इजराइल। तो कोई देश अपना न्यूक्लियर वेपन जो है यही सोच के लिए बनाना चाहता है, अपनी जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स केवल इसलिए बनाना चाहता है कि हमें जो है यहूदियों को खत्म करना है। तो इजराइल का जो है लड़ाई में जाने का जो है मोटिव समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को डिपेंड करना कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई आप हो। जब मुझे पता हो कि कोई आदमी निरंतर केवल मेरे और मेरे समूल विनाश के लिए काम कर रहा है, तो मैं वक्त रहते अगर मैं उसे नहीं रोकूंगा तो फिर मैं तो वही ऑस्ट्रिच वाली हालत कर दूंगा कि जैसे ऑस्ट्रिच को खतरा नजर आता है तो वो रेत में अपना मुंह घुसा लेती है और बोलती है खतरा नहीं है, या कबूतर आंख बंद कर लेता है, बोलता है कि बिल्ली है ही नहीं, है ना। तो इजराइल जो है इस मामले में काफी जो है अपने डिफेंस को लेकर काफी सीरियस हमेशा रहा है। और अपने क्योंकि उन्होंने देखा है हिटलर के टाइम पे भी जो भी उनके साथ हुआ था कि वो पूरी तरह ज्यूस को खत्म करना चाहता था, तो किस तरीके से उन्होंने देखा है। तो उनकी जो अपनी लड़ाई जो है वो अस्तित्व की लड़ाई है। तो अगर आप देखें, अगर आप इजराइल की एजेंसी मोसाद के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जो भी कुछ निकल के आता है, जो भी कुछ है, जितना मैंने जाना है, तो वो इजराइल जो है मोसाद जो है वो 20 साल आगे की सोचता है। ठीक है, और उसी हिसाब से काम करता है और डेफिनेटली वो करेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक बार अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया या ईरान ने इस तरीके से बना लिया, अपने आप को डेवलप कर लिया, तो डेफिनेटली जो खुलेआम अपना गोल जो है पहले से ऐलान करके चल रहा है, तो वो इजराइल पे हमला करेगा ही करेगा। और ऐसा समय आ जाए कि हो जाए अगर कोई इजराइल पे न्यूक्लियर बम गिरा दे, क्योंकि इजराइल की कमी क्या है, देखिए इजराइल की कमी यह है वो बहुत छोटा देश है। ठीक है, वो बहुत छोटा देश है, इतना फैलाव नहीं है, कि इतना बड़ा देश नहीं है जैसे कि हमारा देश है ना, या ईरान ही है। तो सॉरी, माफी चाहूंगा कि एक जगह परमाणु बम गिर भी जाए तो दूसरी जगह जो है अपने अस्तित्व को बचा के रख सकें। कि वो जानते हैं कि भैया हम 1000 हमले कर दें, पर अगर दुश्मन के अगर हम 1000 रॉकेट रोकने में सक्सेस है, 1000 मिसाइल रोकने में सक्सेस है, अगर एक मिसाइल भी परमाणु बम वाली गिर गई तो हमारा समूल विनाश हो जाएगा। और देखिए अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात, और मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका, अगर ये लड़ाई कंटिन्यूसली चलती रही तो अमेरिका के लिए तो ये हाल हो चुका है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर वो अभी निकल के जाता है, ठीक है, तो आप जानते हैं फिर ईरान का दबदबा जो है बढ़ जाएगा और नाक कट जाएगी। अगर वो रिजीम चेंज करने वाला जो उसका मोटिव था कि पूरी तरीके से जो है वो ईरान को अपने उसमें ले लेगा, तो उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड उसे उतारने पड़ेंगे। और छोटे, जैसे आप जानते हैं, अगर आपने ईरान का टोपोग्राफिक मैप देखा हो, है गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, तो टोपोग्राफिक मैप वो होता है जिसे हम
माउंटेनर्स यूज करते हैं चलने फिरने के लिए, आर्मी वाले भी यूज करते हैं। उसमें कंपास के थ्रू जो है फॉरवर्ड बेरिंग और बैक बेरिंग लेके अपनी जो है पोजीशन पता करते हैं। तो टोपोग्राफिक मैप में, कंटोग्राफिक मैप में आपको क्लियर नजर आ जाता है कि, तो आप देखेंगे उसमें, तो अगर आप उसका 3D मैप भी अगर आप देखते हो, आप देखेंगे वो पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, रेगिस्तान है नो डाउट है, पर पहाड़ी इलाका। और जब भी माउंटेन में जो है वॉर होती है तो कैजुअलिटी की जो है संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दुश्मन अगर कम संख्या में भी होता है तो बड़ी सेना को रोकने में भी जो है सक्षम रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी विजिबिलिटी काफी दूर तक रहती है, ठीक है, वो आपको आते हुए देख सकता है, पर आप अगर आप ज्यादा हाइट में होकर आप नजदीक में है तो आप यही देख पाएंगे ना, आप ज्यादा दूर तक देख नहीं पाएंगे। और वो दुश्मन जो है अगर वो यहाँ पे है, टॉप में बैठा और ये कोई यहाँ पे है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं कौन आ रहे हैं, कितनी नफरी कितनी संख्या में आ रही है, क्या हरकत हो रही है, आप सब कुछ वो नोट डाउन कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो इसलिए जो ऊंचाई में रहता है उसे काफी बेनिफिट्स मिलता है। और अमेरिका सबसे ज्यादा घबराता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बॉडी बैग से, है ना। अमेरिका नहीं चाहता है कि अमेरिकन नागरिकों की जो है बॉडी बैग्स वहां पे आए, वहां पे लाशें आए। अब अगर वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उतारता है तो उसे ये नहीं कि हजारों लाखों की संख्या में गुजारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सामना जो है आईआरजीसी से है, और जो आईआरजीसी की संख्या है वो ऑलरेडी दुश्मन की संख्या लाखों में है, तो आपको कई लाख उतारने पड़ेंगे। और प्लस जो है ये बात सही है कि ईरान में जो है अंदरूनी विद्रोह चल रहा था, पर वो विद्रोह इतना बड़ा नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली वाली बात में कही थी, हाँ कुछ लोग है, सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया जो पाकिस्तान से टच है, जो बलूच का, कुछ कुर्द वाला एरिया हो गया, कुछ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं वो हो गए, कुछ जो है एंटी इस्लामिक हैं जो नहीं मानते वो, पर वो बहुत छोटी संख्या में है ना। और फिर उनमें से भी कई ज्यादा एक संख्या जो है जो देशभक्तों की है। देखिए मैंने अभी कहा था कि किसी भी पुरानी सिविलाइजेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सिविलाइजेशन हमेशा जब भी संकट आता है, कोई बाहर से बाहरी आक्रांता आते हैं तो वो एक हो जाती है। तो इसमें काफी ज्यादा संभावना है कि बहुत सारे लोग अगर इस तरीके से जो इन्वेजन करेंगे कि अगर अमेरिका अपनी लाखों की तादाद में अगर सेना अगर ईरान में उतारता है तो वहां पे लोगों में जो देशभक्ति की भावना जो है और ज्यादा मजबूत होगी, और ज्यादा लोग जो है ईरानियन है जो आर्म फोर्सेस को, आईआरजीसी को ज्वाइन करेंगे कि ये विद्रोह तो हमारे अंदर का मामला, हम देख लेंगे। और दूसरी बात, अमेरिका की सिक्योरिटी भी नहीं है कि अमेरिका इस लड़ाई को पूरा खत्म करेगा। आपने देखा है चाहे ईरान में रहा हो, ईरान बोल रहा हूँ सॉरी, चाहे इराक में रहा हो, ठीक है, अमेरिका गया, घुसा, वहां रहा, फिर निकल गया, ऐसे ही छोड़ के जो है निकल गया। ठीक, आपने सद्दाम हुसैन को मारा कि बोलते कि आपने बोला कि भैया उनके पास जो है केमिकल्स वेपन है, ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या निकला, एक भी केमिकल वेपन जो है आप उस देश में कब्जा करने के बाद नहीं निकाल पाए। ठीक, आप रूस को बोलते हैं कि रूस ने जो है वार क्राइम कर रहा है, ये मार रहा है। खुद अमेरिका ने क्या करा, आपने स्कूल के बच्चों पे, स्कूल के बच्चियों के पे आपने टॉमहोक मिसाइल मारी, और आपने टॉमहोक मिसाइल मारी नहीं, चलो वंस इज अ वाइल हो जाता है कि आपने एक बार जो है वो गलती से मार दी, पर ऐसा नहीं हुआ। आपने एक मिसाइल मारी, वहां पे उन्होंने, स्कूल वालों ने बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करा, ऐसे ऐसे जो है स्कूल में हमला हो गया, आप आइए, आपके बच्चे जमके। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक और मिसाइल मारी। तो इससे यह बात तो क्लियर होती है कि जो मिसाइल पड़ी थी वो गलती से नहीं पड़ी थी। और इसी बात को लेके ईरान जो है वो जो है यूएन में भी गया है, पर आप जिस तरीके से जानते हैं यूएन कुछ नहीं, केवल एक ढिकोसला है, और ये केवल अमेरिकन एक प्रॉक्सी है, वेस्ट की प्रॉक्सी है। जिस तरीके से वो जो है दूसरे देशों को दबा के रखने का, उन पे सैंक्शन लगाने का एक बहाना है, क्योंकि वही काम जब अमेरिका करता है तो उस पर सैंक्शन नहीं लगता है। अमेरिका जिस तरीके से वेनेजुएला में घुस जाता है उनके उठा के ले आता है, सद्दाम हुसैन को उठा के ले आता है। अगर आप खमनेई जी की बात करें, देखिए खमनेई जी, मेरा मानना है कि वो जो है उन्हें अमेरिका ने मारा नहीं, वो खुद शहीद होना चाहते थे। 80 प्लस की उनकी एज थी, ठीक है। जहां तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या बाकी जो है सिविल सोर्सेज में जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, उससे मुझे पता लगा कि वो जो है कैंसर के मरीज भी थे। तो उनको पता था कि मेरी लाइफ वैसे भी ज्यादा नहीं है, वैसे भी ज्यादा नहीं है, अगर मैं इस वॉर में अगर शहीद हो जाता हूं, अगर मैं मर जाता हूं, तो मैं एक रोल मॉडल बन जाऊंगा आने वालों के लिए, आईआरजीसी के लिए और औरों के लिए। और शहादत का दर्जा तो आप जानते हैं हमेशा बड़ा होता है, और रमजान के महीने में शहादत के तो क्या ही कहने हैं, है ना।
इन सब बातों के बारे में जानते हैं। तो वही उन्होंने करा, और देखिए अब अमेरिकन बेसिस पर वो हमला कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट जो है अपनी अरब देश जो है आके जो है अमेरिका के साथ मिलके हमला करेंगे, तो बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि करेंगे। पर दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर जितना आज तक मैंने जियो पॉलिटिक्स को समझा है, जितना उसमें अध्ययन करा है, मुझे नहीं लगता है कि सारे अरब देश मिलके अगर हमला करेंगे ईरान पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड जो है डाले, बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा ईरान में, तो वो एक नैरेटिव जो है उन्होंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया है कि ये लड़ाई जो है इस्लाम वर्सेस ईसाइयों की है। और मिडिल ईस्ट में आपको भले ही शांति नजर आती है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में जो है वो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो जो अमेरिकन बेस है, अमेरिका ने उन्हें सिक्योरिटी का दावा दिया है। आपको पता है एक बार जो है गल्फ में जो है आजादी की एक जो है मूवमेंट चली थी, है ना, तो उसे दबाया, अमेरिका ने समझौता करा। तो फिर उन्होंने वहां पे जो रूल करते हैं वहां पे अमेरिकन बेस इसलिए कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं कि आपके देश में अंदर भी हम जो है क्योस को जो है नहीं फैलने देंगे, और जो है हम आपकी भारी रूप से भी आपकी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। पर जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, आपने देखा था सऊदी अरब का भी बयान आया था अभी, और सऊदी अरब ने कहा था कि अमेरिका तो जो है केवल जो है इजराइल की सिक्योरिटी करने पे लगा है, उसने तो हमें छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, और अगर वो जाते हैं तो देखिए ये वाली बात, जो प्रिंसली स्टेट जो वहां के प्रिंस जो सोचते हैं, ये पहले प्रिंसली स्टेट तो थी ही नहीं। ठीक है, अरबों ने कभी भी राज नहीं करा था। आप जानते हैं अरबों पे जो है तुर्कों ने ही राज करा था। खलीफा मूवमेंट जो है खत्म हुई थी, और खलीफा मूवमेंट से हमारे सो कोल्ड जो है गांधी जी जो है वह उसके सपोर्ट में आए थे, उसके बाद जो है फेमस हुए थे। और हिंदुस्तान में भी उस टाइम पे जब गुलाम था, तो यहाँ पे खलीफा मूवमेंट के पक्ष में काफी आंदोलन, माफी चाहूंगा, उस टाइम पे आंदोलन हुए थे और काफी हिंसाएं हुई थी। हमें समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं। आप हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, आप हिंदुस्तान की मिट्टी में बड़े हुए, यहीं पे आप मिल जाएंगे हैं, और वहां से तुर्की की खलीफा मूवमेंट खत्म होती है, सेकंड वर्ल्ड वार के दिन, और दंगे हिंदुस्तान में होते हैं। जो आपका पड़ोसी है उसका उससे क्या लेना देना है, अभी भी मेरे समझ में नहीं आती है ना, उसका उससे क्या लेना देना है। क्या खलीफा मूवमेंट को हटाने वाले वो थे? पर नहीं थे, फिर ठीक है। और अभी चलिए पहले इस बात को कंटिन्यू ही लगते, बाद में अलग टॉपिक में आऊंगा, नहीं तो फिर ये बात मेरे माइंड से निकल। तो जो अरब ममालिक की जो पब्लिक है, वो जो है जब भी बाहर से कई लड़ाई होती है, तो देखिए सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पूरी दुनिया में जाना हुआ है, जो बैर है वो दुनिया में जाना है। पर जब भी बात तो इस्लाम की और वर्सेस अदर धर्म की बात आती है, तो फिर ये आपस में बैर खत्म हो जाता, तो दिखाते जब ये, और यही जो है ईरान का मोटिव भी है कि यही दिखाना है कि ये जो लड़ाई है, ये ईसाइयों और यहूदी जो है मिलके जो है इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो जो है गल्फ स्ट्रीम की तरह दोबारा ऐसे वहां के हुक्मरान है वो नहीं चाहेंगे कि वहां पे आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में जो है आपको जो है धरने करने की आजादी नहीं है, आपको ऐसे खुला वो सब कुछ करने की आजादी नहीं है, जो आप देखते हैं कि हमारे देश में आम बात है ना। तो इन सब इसीलिए पाबंदी वहां पे बोलते हैं, आपके घर में रोटी मिल रही है, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, कमाओ, आपका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रही है, रेगिस्तान में आपको जो चाहिए आपके लिए वो अवेलेबल है, ठीक है, पैसा लगा रहे और आपको दे रहे हैं। पर आपको ये नहीं है, पर उनको ये डर है कि अगर ये ज्यादा फैलेगा, इस तरीके से होगा, अगर गलती से अगर आवाम अगर उठ खड़ी हुई, तो जो गल्फ स्ट्रीम दबाई गई थी अगर वो दोबारा आ गई तो क्या होगा। ठीक, तो अगर मिडिल ईस्ट के देश अगर अमेरिका के साथ आते हैं, तो ये दिलचस्प होगा कि क्या होगा वहां पे, क्या वहां पे दोबारा गल्फ स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका ने अगर मैं कहूं तो मेरे हिसाब से पड़ी लकड़ी जो है ले ली है, और किस तरीके से इनका वही व्हाइट सुप्रीमेसी का जो है माइंडसेट हमेशा रहा है, चाहिए कितना ही कह लें, है हमेशा इनका ये था यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग, जो कुछ आपने रूल बनाए, जिन सब रूल से आप जो है दुनिया के हर देशों पे जो है सैंक्शंस आप लगाते रहे हैं, ठीक है, वही सारे काम आप खुद करते रहे हैं, जिसे कहते हैं ना हिपोक्रेसी। तो वो हमेशा व्हाइट कॉलर जो है हमेशा हिपोक्रेसी करता रहा है। दूसरे देशों में इनके पास देखिए पैसा अच्छा, अमेरिका की CIA के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो हमेशा यही करती है अलगाववादी मूवमेंट्स को सपोर्ट करना कि भैया
किस जबरदस्ती अपनी फेक रिपोर्ट्स, और हमारे देश में भी ये खास तौर से रहा है शायद 200 साल तक गोरों की गुलामी करने के कारण कि अगर गोरा किसी बात को बोलता है तो वो हमें एक्सेप्ट होती है। क्यों भाई? गोरा क्या ऊपर से मोहर लगा के लाया है कि ये जो बोलेगा ये सच ही बोलेगा, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या है? पर नहीं है, गोरे ने बोला है जी तो सही ही होगा। और गोरे जैसे मक्कार, इन गोरों जैसा मक्कार कोई नहीं है पूरी दुनिया में, कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसे गोरों ने ठगा नहीं। ऐसे ही पूरी दुनिया पे इंग्लैंड जो है अपनी कॉलोनी बना के बैठा था, ठीक है। ऐसी यूएस जो है अफ्रीका से स्लेव ला ला के उनके साथ कितने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्होंने करे हैं उसकी कोई नहीं, और आज की डेट में भी कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपने जानबूझ के जो है बच्चियों के स्कूल में मिसाइल मारना और कुछ समय बाद सेम लोकेशन पे दोबारा वो मारना, ताकि आप चाहते हैं कि और ज्यादा जो है ह्यूमन लाइफ मर सके। क्या वो सोल्जर्स थे? क्या वो RIGC के जवान थे? वो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स थे ना। आपने 300 से ज्यादा मार दिए, फिर कहां गया ह्यूमन राइट्स? कहां गया वार क्राइम? वो सब दूसरों पे, दूसरों को सैंक्शन करने के लिए, दूसरों को दबा के रखने की, ताकि अपना हाथ हमेशा ऊपर बना रहे। इसी बहाने इन्होंने रशिया का जो है बैंक में, जो फॉरेन बैंक में जो उनका फॉरेन रिजर्व था वो जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया। और ये क्या कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बात करी थी, पिछली वीडियो में बात करी थी कि इस पूरी लड़ाई में अगर कोई फंसा है तो वो फंसा है यूरोप। यूरोप ने खुद अपने हाथों जो है फांसी का फंदा अपने गले पर डाल लिया है। वो मैंने क्यों कहा था, मैं आपको बात बताता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो जो बनाई थी वो काफी लंबी हो गई थी। तो अब जो है आज जो है इस वीडियो पे उस बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए हुआ ये, क्योंकि यूरोप जो है अपनी प्रॉक्सी बना के यूक्रेन को चने की झाड़ पे चढ़ा के यूक्रेन से जो है लड़ रहा था। इनका प्लान था कि हम जो है रशिया को इतना वीक कर देंगे, इतना वीक कर देंगे कि ये रशिया दोबारा टूटने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि हर लड़ाई जो है वो पैसा मांगती है। देखिए, आपको मोबिलाइजेशन के लिए भी पैसा चाहिए, आपको मिसाइल्स के लिए भी पैसा चाहिए, आपको गोलीज के लिए भी पैसा चाहिए, जो इंजर्ड होते हैं उनके रख रखाव के लिए भी आपको पैसा चाहिए, देख रेख के लिए भी पैसा चाहिए, और देश में, बाकी देश में क्योस ना फैले, देश को में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपके लिए पैसा चाहिए। तो जंग जब भी लड़ाई होती है तो वो पैसा जो है अनलिमिटेड खर्च होता है, वो अंधा कुआं बन जाता है। तो वे चाह रहे थे कि कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई पे हम इन्हें फंसा देंगे। और यूक्रेन की बदकिस्मती रही कि उन्होंने जो है जेलेंस्की जैसा उन्हें अमेरिकन पिट्ठू जो है वहां पे मिला, जिसने जो है ये बेड़ा उठा लिया। और क्योंकि रशिया के लिए भी ये जो लड़ाई है, माफ कीजिएगा मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम हो, एक फुंसी हो रही है, उसमें बार बार खुजली हो रही है यार। उसने सोचा कि भैया ठीक है, यूरोप ने बोला हम आप पैसा देते रहेंगे, यूरोप में पैसे की ठीक है, जब 30 देश मिल जाते हैं काफी पैसा है, ठीक है। यूरोप में देखिए, मैं कोई खास चीजें मैन्युफैक्चर यूरोप करता नहीं है, ठीक। यूरोप में मेन पैसा आता था टूरिज्म से। लड़ाई चल रही है, टूरिज्म जो है वो ऑलमोस्ट बंद है, ऑलमोस्ट जो है ठप है, ठीक है। आप कुछ बनाते नहीं, बाहर से आपको सारी चीजें खरीदनी पड़ रही, तभी तो उन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल डील करनी पड़ी। इंडिया के पास आने लगा, जिस इंडिया को वो सोचते थे कि यार ये तो है ना, काले हैं, भूरे नाटे, ये गाय की पूजा करने वाले ये लोग हैं, सपेरों का देश कहा करते थे, उन्हें आना पड़ा। आपने ये देखिए, आपने याद हो जब स्पेस ग्रुप के उसमें बात आया था तो यूरोप के अखबार से आपने कार्टून देखा था कि एक इंडियन जो है सर में पगड़ी बांधे गाय को पकड़ के जो है दरवाजा खटखटा रहा है। फिर भी जब हमने चंद्रयान सक्सेस कर लिया तो फिर भी उनकी वो खत्म नहीं है। फिर उन्होंने क्या दिखाया कि इंडियन जो है, यूरोप अगला कार्टून था जो है स्पेस क्लब के अंदर बैठा है, उसमें भी उसने एक पगड़ी बांध रखी है, साथ में गाय भी है, वो भी अंदर है, ठीक। तो इनकी मानसिकता बताता ये, चाहे हमको अपना कितना ही दोस्त, कितना ही एलाई बोलने की कोशिश करें, ये हमारे कोई एलाई नहीं है। ये बात आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स के बहाने में अपनी फेक रिपोर्ट छाप के दिखाते हैं। अभी जो रिपोर्ट आई थी अमेरिकन गवर्नमेंट को, आपने देखा था, अभी कह रही थी कि RSS और रॉ को जो है वो बैन करा जाए, ये जो है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं, और ये जो है बाकी धर्म में जो है के लोगों को जो है स्वतंत्रता नहीं देते हैं। जो मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे भाई वो सब जानते हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोगों को अपने हिसाब से जीवन जीने का पूरा अधिकार है और सब स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, ठीक है।
और कुछ लोग जो उनके पेरोल पे यहाँ रहते हैं वो उन्हीं की रिपोर्ट को उठा के यहाँ पे मचा के यहाँ पे आके हाय तौबा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, धरने कोशिश देने की कोशिश करते हैं और देश के फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, कि जितना ज्यादा डैमेज, क्योंकि उनकी नजर में हम अभी भी गुलाम ही हैं, वो उनके गले से नीचे उतर नहीं रहा। हाँ, तो बात कर रहे थे यूरोप की। अब यूरोप ने क्या कहा कि भैया, उन्होंने बोला कि ठीक है, यूक्रेन को अपना प्रॉक्सी बना के भैया हथियार भी हम आपको देंगे, पैसे भी हम आपको देंगे, आप लड़ते रहो। और वो जेलेंस्की खुश होकर वो अपने बंदे मरा, 2 मिलियन से ज्यादा वो यूक्रेन के आदमियों को मरवा चुका है, यूक्रेनियंस को, है ना, है इस नाटो अमेरिका का प्रॉक्सी बन के, और कंटिन्यूसली जो है वो करा जा रहा है। अब कहानी क्या चल रही है आप देखिए। अभी आप देखिए कि वहां पे मिडिल ईस्ट में जो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उनके जो वो रेडार साइट थी जो मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर की थी, वो जो है ईरान ने जो है तबाह कर दी है, ठीक है। तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया से अवैक्स मंगाने पड़े निगरानी करने के लिए, है, साउथ कोरिया से जो है डिफेंस सिस्टम मंगाना पड़ रहा। अभी आप देखते जाइए जिस तरीके से ये लड़ाई अगर लंबी चली तो यूरोप से भी जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम मंगाएंगे और यूक्रेन से भी मंगाएंगे, और फिर यूक्रेन कहाँ का रहेगा, समझे। हाथों में बंदूक तो होगी पर गोली नहीं होगी, ठीक है, ना एयर डिफेंस सिस्टम आएगा होगा ना कुछ होगा, और बड़ी भयंकर जो है तबाही होने वाली है। और रशियन जो है इस तरीके का नहीं करते हैं, ठीक है। रशियन हमें अभी भी जो है यूक्रेनियंस को अपना मानते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे अपने लोग हो, आप मत लड़ो, वो अभी भी मानते हैं। पर एक सर फिरे की सनक के चक्कर में जो है यूक्रेनियंस मरे जा रहे हैं। अब देखते हैं जेलेंस्की करेगा क्या और यूरोप क्या करेगा। यूरोप ने कहा था कि हम 2027 से जो है रशिया से गैस लेना बंद कर देंगे, और यूरोप की जो सारी गैस आती थी वो या तो एनर्जी सप्लाई आता था या तो वो रशिया से आता था, और रशिया को वीकन डाउन करने के लिए उन्होंने बोला कि हम बंद कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा था कि हमारी गल्फ से तो आ ही रही है गैस, पूरी एनर्जी सप्लाई आ ही रही है। इंडिया का अगर आप कंपैरिजन अगर यूरोप से करेंगे तो आज की डेट में हम इंडियन जो है यूरोपियंस के मुकाबले काफी सेफ है एनर्जी के मामले में। अभी करंट सिचुएशन और करंट हालात को देख के मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और जबकि यूरोप का ये हालत ये है कि अब आप जानते हैं किस तरीके से वहां पे हालात करते हैं। अगर और ज्यादा से बम्बार्टमेंट होती है, वो अपनी गैस का प्रोडक्शन अगर बंद कर देते हैं तो यूरोप जो है वापिस चूल्हे वाले जमाने में स्टोन एज में पहुंच जाएगा वो, ठीक है। रशिया ने पहले ही मना कर दिया था। रशिया ने कहा था कि बोलते कि यूरोप कह रहा था कि वो 2027 में हमसे गैस नहीं लेगा, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना कि मैं यूरोप की सप्लाई जो है वो बंद कर दूं और जो है एशिया की तरफ अपनी चाइना इंडिया अपने इस वाले रीजन में जो है अपनी गैस की और उसकी सप्लाई करूं। तो रशिया भी बढ़िया खेल रहा है, नहले पे धेला। अब देखना होगा जैसे जैसे होता जाएगा। क्या इन्होंने क्या करा, इन्होंने कम आंका ना दोस्तों। तो ईरान ने अभी तक अपने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप नॉच जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल ही नहीं करा है। अभी अभी जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है वो जैसे जैसे अपने जो है टॉप क्वालिटी ड्रोन्स को निकाल रहा है, टॉप क्वालिटी जो है वो अपनी मिसाइल्स को निकाल रहा है। और यहाँ पे आप देखे जाए तो इनके पास जो है उन सबको काउंटर करने की जो है क्षमताएं जो है वो खत्म होती जा रही है। उनके पास जो है इतनी मिसाइल्स अब नहीं बची हैं कि जो है वो उनको रोक सके, काउंटर कर सके, ठीक है। और प्लस उनके जो आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे रेडार जो उड़ा लिए हैं, पिछली वाली लड़ाई में उनको ये थी कहानी कि अमेरिका ने अपना जीपीएस जो है वो बंद कर दिया था सिस्टम। तो जिस वजह से ईरान जो है कहीं पे भी मिसाइल मार रहा था, जहां वो मार रहा था वहां वो मर नहीं पा रही थी। और इस समय जो है रशिया और चाइना उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें उनके जीपीएस के थ्रू जहां वो जाना चाह रहे हैं तो उनकी मिसाइल जो है एग्जैक्ट वहां पे गिर रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर साधारण भाषा में समझाता हूं। देखिए, मैं डंडी को चाहे लठ को कितना तेज ही मारूं, पर अगर मैं लठ जहां मारना चाह रहा हूं वो वहां इस टारगेट में लगे ना, और यूं करके यहाँ धरती पे लगता रहे, इधर लगता रहे, तो मेरी सेहत को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। चाहे मैं लठ कितनी तेजी से मारूं, चाहे मिसाइल कितनी ही पावर हो, अगर वो अपने टारगेट पे लगी नहीं रही है तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो पिछले टाइम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने भी देखा, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी रशिया जो है इन सब के साथ जो है मिलके लड़ा था, ठीक है। मिडिल वॉर है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद इन अमेरिका और इनमें जो है वो जो है विश्व शक्ति बनने का कि ज्यादा शक्तिशाली का वो चली। फिर इन्होंने
आप जानते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे किस तरीके से जो है रशिया को तोड़ा, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उन इतिहासों पे मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, रशिया भी जानता है, ठीक है। अब यूएस ने इसराइल के अगर आप मोटिव से देखें तो इसराइल को तो जी इस समय अस्तित्व की लड़ाई है, और हमारे लिए हम जानते हैं अच्छी तरीके से, कभी अगर हमारी पाकिस्तान से फुल फ्लैश वार होती है या वार होती है जिसमें जो है कि फुल होता है, तो हमें पता है कि अरब में हमारे कितने ही दोस्त हों, ठीक है। तो वो जो है हमें सपोर्ट करने वाले नहीं है, हमें सपोर्ट करेगा तो केवल इसराइल करेगा, ठीक है। जहां तक है टॉप क्वालिटी टॉप नॉच जो है एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम टॉप क्वालिटी एकदम है कि ब्लेड शार्प जो एकदम टॉप क्वालिटी के जो हमें टेक्नोलॉजी है वो हमें इसराइल से ही मिल सकती है। तो हम ऑब्वियसली बात है हम इसराइल के साथ देंगे। और जो मेरे को ये समझ में ही नहीं आता, हमारे देश में बात करते हैं कि भैया बात चलती है, अब मैं अपने देश के बारे में बात करता हूँ, जियो पॉलिटिक्स तो बहुत हो गई, ठीक, ये करंट हालात है। और इसमें आपको क्या लगता है, आप बताइए। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये खत्म होगी, तो ये लड़ाई खत्म होने के बाद जहां तक मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वो तो चाह रहा था कि वो पूरे वर्ल्ड की जो है एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद हर देश को अपने हिसाब से नचाएगा, पर वो करंट सिनेरियो के हिसाब से मुझे होता नजर नहीं आ रहा है। और अमेरिका अगर एक बार वहां से गया तो फिर वो दोबारा कभी आ नहीं पाएगा। और वो इस लड़ाई में अगर वो अभी विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, तो आप जानते हैं किस तरीके से सऊदी अरेबिया यूएई के बयान थे, तो वो दोबारा उसे घुसने, क्योंकि उनके मन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका जो है हमें सपोर्ट नहीं, हमें डिफेंस नहीं कर सकता, हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, हमें नहीं बचा सकता। तो उस जगह को कौन फिल करेगा? रशिया एंड चाइना, है ना। अगर एक बार ईरान, जिस तरीके से ईरान के ऑयल पे इन्होंने बैन लगा रखा, और ईरान जो है यहाँ पे अगर विक्ट्री होके निकलता है तो ईरान पे जैसे उन्होंने बोला था कि सैंक्शन हटाओ, अगर ईरान का ऑयल जो है वो वर्ल्ड मार्केट में आ जाता है और ओपन हो जाता है, तो तेल के दाम ऑटोमेटिकली ही काफी गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा करंट सिनेरियो था। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, क्या होता है, क्या अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड उतारेगा, क्या जो है कुर्द लड़ा के आएंगे। और मेरे को समझ नहीं आता, हमारे देश में बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, तुर्की जाते हैं, तुर्की जाके बोलते हैं कि हमारा और तुर्की का बड़ा है पुराना सिविलाइजेशन हमारा रिश्ता है। हमारा क्या सिविलाइजेशन रिश्ता है? ये आक्रांता थे, ये आए, इन्होंने हमारे देश में कब्जा करा, ठीक है, गुलाम बनाया, यहां से वेल्थ को लूट के ले गए, ठीक है। यहाँ पे तलवार की धार पे जो है नोक पे रख के जो है इस्लामीजेशन करा। देखिए सबसे बड़ा कॉलोनी, अगर आप बोलो ना किसी को कॉलोनी बनाना हो तो वो धर्म परिवर्तन करके है, क्योंकि उनके वहां उस हिसाब से चलता है। एक बार आपने वंशा कर दिया तो आप सभ्यता को ही खत्म कर रहे हैं ना, उसकी हिस्ट्री को ही खत्म कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे पिछली वीडियो में भी बात करती, ये कौन लोग हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि हम ईरानी हैं, हम केवल हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये वही आइडेंटिटी क्राइसिस वाले लोग हैं जो कभी अपने आप को अरब बताते हैं, कभी अपने आप को तुर्क बताते हैं, कभी अपने आप को है उज़्बेक बताते हैं, कभी अपने आप को जो है ये ईरानी बताते हैं। ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिन्हें, तो समझिए आप, ठीक है। तो वो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है ना। जो बात करते हैं, आप बात करते हैं कि अब मेरे समझ में बात नहीं आती है कि एक तरफ से हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम इस तरह से बात करते हैं, हम मिलकर रहते हैं, हमें देश को अखंड रहना, हम किस तरीके से रह पाएंगे, ठीक है। आप जब हमेशा याद रखिए, इतिहास उन्हीं पे दोहराया जाता है जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं। हिस्ट्री उन्हीं पे रिपीट होती है जो अपने इतिहास से सीखते नहीं है। ये पता नहीं क्या हमारी गवर्नमेंट को जो है शौक चढ़ा है, हम बुद्ध का देश है, हम बुद्ध का देश है। अरे अशोक ने तलवार छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, उसका नतीजा ये हुआ था कि हम इतने कमजोर हो गए थे कि बाहर से तुर्क और मुगल आए और उन्होंने इस देश में क्या करा। विश्व गुरु तो हम तब भी थे ना। मेरी बातें माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको कड़वी लग सकती है पर सच है। अरे विश्व गुरु तो हम तब भी थे ना। हम अपने बड़ी फकड़ से कहानियां सुनाते हैं, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी जो इतने दिन तक किताबें जलती रही। अरे विश्व गुरु बन के क्या पा लिया आपने?
उसी विश्व ने आपको गुलाम बनाया। 1000 साल से ज्यादा ये सनातनी सभ्यता जो है गुलाम रही, बाहरी आक्रांताओं की रही कि नहीं रही? आप बोलिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा, हमें विश्व शक्ति बनना है। ज्ञान के साथ शक्ति का संतुलन होना जरूरी है। हम, माफ कीजिएगा, हम बुद्ध का देश नहीं, हम भगवान श्री राम जी का देश है, हम भगवान श्री कृष्ण जी का देश है। ठीक है, हम चलेंगे तो हम राम जी के आदर्श पे चलेंगे, हम चलेंगे तो कृष्ण जी के आदर्श पे चलेंगे। अगर बुद्ध के आदर्श पे चलेंगे तो वही होगा जो पहले हुआ था। फिर आप सुनाते रहिएगा किससे, हमारे पास तो इतना ज्ञान था, हम तो इतने सिविलाइज थे, जब हमारी लाइब्रेरियों में आग लगी तो इतने इतने दिनों तक आगे ही जलती रही, आगे ही नहीं बुझी। इतना हमारे पास लिटरेचर था, तो क्या हुआ उस लिटरेचर का? तलवार के जोर पे जो है धर्म परिवर्तन हुआ, मां बहनों की इज्जत लूटी गई, लोगों का उठा के जो है वहां पे स्लेव बना के ले जाया गया, बेचा गया, मां बहनों की नीलामी हुई, ये हुआ। माफ कीजिएगा, ऐसा विश्वगुरु नहीं बनना। हाथ जोड़े, हमें विश्व शक्ति बनना है। अगर आप 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर नहीं सीखते हैं अपने इतिहास से, तो आपको माफ कीजिएगा, कोई नहीं बचा सकता। वो होगा, वो होके रहेगा अगर आप सीखेंगे नहीं। ये बात आप मेरी मान लीजिए, लिख के रख लीजिए आप ये बात। तो मैं बताना चाहता हूं फिर से अपने अवाम को, अपने देश को, कि भैया सीधी सी बात है, हम बुद्ध की रिस्पेक्ट करते हैं। बुद्ध भी हमारे थे, बुद्ध भी हमारे थे, पर बुद्ध से कहीं पहले हमारे राम थे और कृष्ण थे। हम सबको मानते हैं, हम सबको पूछते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, ठीक है ना? पर हम केवल बुद्ध के देश नहीं है, ठीक है? और तुर्किया वगैरह से हमारा कोई सिविलाइजेशन रिश्ता नहीं है, वो आक्रांता थे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। आज हम बात करते हैं बांग्लादेशी आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे। अरे छोड़ो, पिछले 60 साल में क्या हुआ? इन 10-12 साल में आप जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे पूरी तरह फेंसिंग नहीं कर पाए हैं, बहाना देते। बंगाल गवर्नमेंट जो है जमीन नहीं दे रही है, बंगाल गवर्नमेंट करने नहीं दे रही। आप करना नहीं चाहते हैं। अगर आप करना चाहते तो आप सीधा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप सीधा जाकर राष्ट्रपति शासन लगवा के क्यों नहीं तारबाड़ खींच देते वहां पे बॉर्डर स्टेट को? आप, अगर आप देखें SC/SC एक्ट में लाके आप कानून बदल सकते हैं संसद भवन में जाके, ठीक है? आप और चीज में कर सकते हो। तो वहां पे क्या जवाब मेजोरिटी पे थे, अभी भी आप चले, पिछली बार में आप थे, ठीक है? आप जैसे मेजोरिटी पे लाके बिल लाके पास क्यों नहीं कर सकते? सारी बॉर्डर स्टेट जो है वो सारी की सारी जो है वो राष्ट्रपति रूल के अंदर आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी की बात है, चाहे पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो, चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो, ये देश की सिक्योरिटी का मामला है। पर नहीं, आप करना ही नहीं चाहते हैं, आप करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते। आप अगर SC/SC एक्ट में कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग को बदल के हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? संसद में जाके आप है उसके खिलाफ आप कानून ला सकते हैं, और बिना जांच के आप सीधा कंप्लेंट होती है, आप अरेस्ट को अलाउ कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों, माफी चाहूंगा आपको अगर ये मेरी बात बुरी लगी है, पर कड़वा है, पर सच यही है, सच यही है। तो मेरी अभी भी अपनी सरकार से विनती है कि दीनहीन बनने की कोशिश मत कीजिए, कि हम ये एक्सक्यूज फालतू के मत दीजिए कि हमें जो है बंगाल गवर्नमेंट करने नहीं दे रही है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, रोकिए। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है बताइए? इतना मुश्किल है? नहीं है इतना मुश्किल, ठीक है ना? आप कीजिए, आप कर सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूं, पिछले इतने दशकों के बाद, बड़े दशकों के बाद एक जो है ऐसी गवर्नमेंट आई है जो मेरे देश को वाकई में मजबूत कर रही है। पर वो गवर्नमेंट मेरे देश को मजबूत कर रही है, ठीक है, सब कुछ कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं गवर्नमेंट के प्रेम में इतना अंधा हो जाऊं कि मैं जो हूं कि जो कमियां हैं वो मैं उन्हें दिखाऊं ना। अगर मैं हितैषी हूं
तो कमियां दिखाना मेरा फर्ज है। मैं चाटुकार नहीं हूं, मुझे ना कोई पद चाहिए ना कुछ चाहिए, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना ही मैं कोई नेता हूं। मैंने हमेशा बोला मेरे लिए मेरी भारत माता हमेशा फर्स्ट है, नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर मी, दैट्स इट। जो भी सरकार, जो भी आदमी इस देश को सर्वोपरि रख के इस देश के हित में काम करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, करनी थी, ये सारी चीजें मेरे मन पे थी, तो मैं यही सारी बातें आप सब दोस्तों से शेयर करना चाहता था। तो बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और माफी चाहता हूं दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई कमी हो तो आप प्लीज बताइएगा, प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, है ना, और बताइएगा ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आगे बढ़ सकूं। ये दोस्तों ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा, और आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि आप इस राष्ट्रवादी सोच को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। जितने ज्यादा आप सब लोग मिलेंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, उतनी ही ज्यादा ये आवाज मजबूत होगी और ये वहां तक पहुंच पाएगी, उन कानों तक पहुंच पाएगी जिन कानों तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते तो हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। अगर दोस्तों आपको एक भी बात वीडियो में पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हिम्मत बढ़ सके। बेल आइकॉन बढ़ाइए ताकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक लगता है कि हाँ इतने भाई बहन मेरी इस बात से सहमत हैं और वो मेरे साथ जुड़े हैं। और प्लीज माफी चाहूंगा, और प्लीज दोस्तों केवल जुड़िए ही मत, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, आप मार्गदर्शन कीजिए। आपके मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जो आपकी व्यक्तिगत राय है वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में वो दीजिए, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम जय हिंद तो जरूर लिखिए, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ सके और ये वीडियो आपके और मेरे जैसे और ज्यादा हमारे राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके, ताकि हम एक मंच में इकट्ठा होके है राष्ट्र हित की बात कर सके, जो हमारे राष्ट्र को, हमारी भारत माता को एक उज्जवल भविष्य दे सके, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षा प्रदान करा सके। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का विराम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद।